नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 27/7 2021 10th H2 में मैथ्स 2 हम लोग कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर समरूपता चल रहा है, जिसमें हम लोग कर रहे थे प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 में अपने ये 3 सवाल हो चुके हैं, जो पिछले वीडियो में यानी कि कल 26 तारीख के वीडियो में मैंने आपको समझाए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में चौथे सवाल पर चलते हैं, जहां त्रिभुज ABC दिया है। यहाँ पर AP लंब है BC पर और ये BQ लंब है AC पर। ये B', यानी कि BPC एक रेखा में है, P बीच में है, और A', Q', C मतलब ये AQC एक रेखा में है और यहाँ Q बीच में है। तो सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज CPA, कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज CPA और त्रिभुज CQB, ये त्रिभुज CQB, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। उसके बाद में AP, BQ, BC का मान दिया है, इस आधार पे AC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला तो CPA समरूप CQB कैसे करेंगे? हमको देखना होता है कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर सर्वांगसम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुज में P देखो 90 है और Q देखो, Q भी 90 है। तो इसका मतलब कोण P और कोण Q 90 हो गया, एक कोण सीधा सर्वांगसम हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या आ रहा है। देखो C दोनों में आ रहा है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, और डायग्राम में देखो कोण C एक ही कोण है। तो इसका मतलब ये जो C है वो दोनों त्रिभुज का सामान्य कोण है, तो दोनों का कोण C भी सर्वांगसम हो गया। तो कोण P सर्वांगसम Q के हो गया और कोण C सर्वांगसम कोण C के हो गया। तो इसलिए को कसौटी से ये त्रिभुज CPA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CQB के। उसके बाद में हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात लिख देंगे, जो मान दिया गया है वो डाल देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो AC मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 1.3 का सवाल नंबर 4। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको आकृति बनानी है। तो आकृति मैं यहाँ किताब से देख करके नोटबुक में बना रहा हूँ। आकृति जितनी हो सके बड़ी बनाना अच्छा होता है। A, B और ये C। फिर यहाँ AP लंब है BC पर, तो ये AP लंब हो गया BC पर। फिर ये BQ लंब है, BQ लंब है AC पर। अब इसके बाद में क्या करते हैं? दत्त की हेडिंग डालते हैं, और दत्त की हेडिंग में क्या करते हैं? जो जो जानकारी दी गई है वो हमें लिख देना है। जैसे AP लंब BC, त्रिभुज ABC में AP लंब BC, तो त्रिभुज ABC में AP लंब BC दिया है। इसके बाद में BQ लंब AC दिया है, BQ लंब AC ये दिया है, और क्या दिया है? B डैश P डैश C, B डैश P डैश C, A डैश Q डैश C, A डैश Q डैश C। और उसके बाद में ये भी हमें दिया है AP 7 है, BQ 8 है, AP का मान 7, BQ का मान 8, BC 12, BC 12। अब हमें यहाँ दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें साध्य सिद्ध करना है कि त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB, त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरा हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? AC का मान। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? AC का मान ज्ञात करना। तो साध्य करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपपत्ति। साध्य में क्या बोला है? हमें दो त्रिभुज को समरूप करना है। तो हम लोग देख लेंगे इन दोनों त्रिभुज में
क्या क्या सर्वांगसम है, उसके आधार पे हम समरूप कह सकते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज सी पी ए तथा त्रिभुज सी क्यू बी में। आइए देख लेते हैं। डायग्राम में हमने क्या देखा कि P और Q दोनों 90 हैं। तो इस ट्रायंगल का P और इस ट्रायंगल का Q ये दोनों 90 हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? कोण P अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कोण CPA, कल मैंने बताया था कि जो भी कोण लिखना है वो बीच में आना चाहिए। हमें कोण P लिखना है तो P बीच में आना चाहिए। फिर यहाँ Q लिखना है तो कोण CQB, यहाँ Q बीच में आ जाएगा। ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे? कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश ये दिया है। उसके बाद में ये P और Q हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि C इसमें भी है, C इसमें भी है, और ये जो C है ये दोनों ट्रायंगल में एक ही कोण है। त्रिभुज APC का भी वही कोण C है और त्रिभुज CQB का भी वही कोण C है। तो इसलिए दोनों में कोण C का मान सर्वांगसम ही रहने वाला है। तो यहाँ कोण C अगर लिखना है तो C बीच में लिखना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा? PCA लिखो या ACP लिखो। PCA सर्वांगसम कोण, यहाँ भी C लिखना है, यहाँ भी कोण C लिखना है, तो C बीच में आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? QCB लिखेंगे, QCB। इसका कारण क्यों लिखें? क्या है? दोनों त्रिभुज का कोण C सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि ये सामान्य कोण है, सामान्य कोण है। तो आप देखो, पहले ट्रायंगल का दो कोण और दूसरे ट्रायंगल का दो कोण सर्वांगसम हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB। कारण को कसौटी। तो इसलिए अगला स्टेप क्या होगा हमारा? त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज, क्या था? CPA समरूप त्रिभुज CQB, समरूप त्रिभुज CQB। इसका कारण क्या हो जाएगा? को कसौटी। तो यहाँ देखो, फर्स्ट वाला तो हमारा सिद्ध हो गया। हमको सबसे पहले क्या करना था? ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज CPA CQB समरूप है। अब हमें ये भुजा AC का मान ज्ञात करना है। भुजा का मान ज्ञात करना हो तो क्या करना है? ये जो समरूप त्रिभुज है इनकी संगत भुजा का अनुपात लिखिए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात कैसे लिखते हैं? देखो, इसकी पहली भुजा CP बटे इसकी पहली भुजा CQ बराबर इसकी दूसरी भुजा PA, इसकी दूसरी भुजा QB, इसकी तीसरी भुजा CA, इसकी तीसरी भुजा CB। इसका कारण क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये सब संगत भुजाएं हैं। किसकी? समरूप त्रिभुजों की। इसीलिए ये बराबर है, इसीलिए बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत भुजा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पर हमें भुजा का ही मान ज्ञात करना है। किताब में जो दिया है भुजा AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए संगत भुजा का अनुपात लिखना पड़ा। अब हम मान डाल देते हैं। CP का मान दिया है क्या? CP का मान नहीं दिया है, और CQ का मान भी नहीं दिया है। तो फिर ये छोड़ दीजिए। PA का मान दिया है क्या? PA, यस, देखो PA का मान यहाँ 7 है। PA का मान 7 है, तो इसलिए यहाँ PA का मान 7 आ जाएगा। QB का मान देखो 8 दिया है। QB बोलो या BQ बोलो, एक ही बात है। QB का मान 8 है, तो यहाँ QB के जगह पे आ जाएगा 8। CA का मान ज्ञात करना है। देखो, तो CA लिखो या AC लिखो, एक ही बात है। मैं AC लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ किताब में भी AC पूछा है, इसलिए CA को मैंने यहाँ AC लिख दिया। CB का मान यहाँ 12 दिया है, तो ये CB के जगह पे 12 आ जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे
तो 8 AC बराबर 12 सत्ते 84, 12 गुणे 7 करेंगे 84 आ जाएगा 84। ये 8 को यहाँ से हटा देंगे तो 84/8 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा देखो, 84 में 8 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 8 एकम 8, 8 माइनस 8 गया तो 0 आ जाएगा। 4 नीचे ले लो तो 8 जीरो जा 0 सॉरी 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 ही आएगा। फिर ये दशमलव जो है वो ऊपर चला जाएगा, दशमलव के बाद जो 0 होता है वो नीचे आ जाएगा। फिर 8 पंचे 40, यानी 84 में 8 से भाग देंगे, 84 में 8 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 10.5। 10.5 105 नहीं है ये। इसको गुणा करके देख सकते हैं, वही आंसर आएगा। 8 पंचे 40 के 0, यहाँ से लगा 4, 8 जीरो जा 0, 0 और 4 4, 8 एकम 8, यानी यहाँ AC का मान आ गया 10.5। तो ये अपना सेकंड वाला जो पार्ट पूछा था वो भी हल हो गया। कुछ लोग लेट लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा ये बहुत गलत बात है। समय पे ज्वाइन किया करो। लगभग आधा घंटा पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि 8 बजे लेक्चर होने वाला है, और स्कूल के टाइम पे तो आपको अटेंटिव रहना ही है, चेक करते रहना कि कौन सा लेक्चर कितने बजे है और उस समय आपको हाजिर हो जाना है समय पर। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भेजूंगा मैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। 1.3 हम लोग कर रहे हैं। 5वें सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल देखो, इस तरह से आकृति दी गई है। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है, आकृति बनाना। पहला काम है आकृति बनाना। तो 5वें सवाल की आकृति बना लेते हैं। हमें त्रिभुज PQRS बनाना है। तो जैसा आकृति दिया है सेम वैसा ही आपको बनाना है। तो ये क्या है, PQRS। तो नाम लिख देंगे PQRS। फिर देखो ये विकर्ण PR जो है, ये है विकर्ण PR और ये है विकर्ण SQ। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये बिंदु A पर मिल रहा है, बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब देखो आप क्या करेंगे, अब हम लोग दत्त लिख देंगे, क्या क्या जानकारी दी गई है। दत्त की हेडिंग डालेंगे और क्या क्या जानकारी दी है वो सवाल को पढ़ के लिख देंगे। क्या क्या जानकारी दी है, चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, ये पहली जानकारी। और क्या है, भुजा PQR समांतर SR। ये जो PQ है, भुजा PQ है वो भुजा SR के समांतर है। तो मैंने यहाँ आकृति में निशान भी लगा दिया और यहाँ दत्त में भी लिख दे रहा हूँ कि PQ समांतर है SR के, PQ समांतर है SR के। AR कितना दिया है, 5 AP दिया है। AR का मान कितना है, 5 AP दिया है। ये जो AR है वो 5 AP के बराबर है। उसके बाद में AS 5 AQ है। AS जो है वो 5 AQ के बराबर है। ये जो AS है वो 5 AQ के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, SR बराबर 5 PQ। सिद्ध कीजिए कि SR बराबर 5 PQ। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो इसे मैं साध्य की हेडिंग में डाल देता हूँ। साध्य क्या सिद्ध करना है, SR बराबर 5 PQ। तो SR बराबर 5 PQ को पत्ती शुरू करते हैं। देखो बेटा यहाँ भी हमें भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा त्रिभुज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने का देखो एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो कौन कौन से भुजा के अनुपात की बात हो रही है। एक तो AR और AP है। तो देखो ये रहा आपका AR, ये आपका AR हो गया AR। फिर क्या है, AP है। तो AP देखो ऊपर है, ये रहा AP। फिर AS है, AS ये देखो ये रहा AS।
फिर ए क्यू है, तो ये रहा ए क्यू। फिर हमें जो पूछा, जो सिद्ध करना है, उसमें एस आर और पी क्यू है। उसमें क्या है, एस आर है और पी क्यू है। आप मुझे बताओ कि कौन से दो त्रिभुज मिल रहे हैं इन भुजाओं के आधार पर। ये जो मैंने लाल निशान लगाया है, इससे दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमको। एक तो त्रिभुज ए एस आर दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज की बात कर रहा हूँ बेटा, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। एक त्रिभुज ए एस आर दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज पी ए क्यू दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज में ही ये सब भुजाएं आ रही, है ना। तो हम लोग क्या ले लेंगे, हमको सिद्ध करने में देखो पहले एस आर है, बाद में पी क्यू है, तो हम लोग त्रिभुज ए एस आर पहले लिख देते हैं क्योंकि तो उसमें एस आर आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए एस आर तथा ए एस आर हो गया, ऊपर क्या है ए पी क्यू, तथा त्रिभुज ए पी क्यू में। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर क्या क्या सर्वांगसम किया जा सकता है। देखो, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उन समांतर रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखा पर जो एकांतर कोण बनते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। वो आप जानते हो ना। देखो, जो z जैसा बनता है वो एकांतर कोण होता है। यहाँ देखो, ये कोण Q और ये कोण S, ये दोनों z जैसा बन रहे हैं, तो इसलिए सर्वांगसम होंगे क्योंकि रेखा समांतर दी है। तो S और Q, इसका ये त्रिभुज का कोण S और ये त्रिभुज का कोण Q सर्वांगसम होगा क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहा है। तो ये कोण S मैं कैसे लिखूंगा, कल मैंने आपको सिखाया था। S लिखना है तो S बीच में आना चाहिए। तो कोण ए एस आर सर्वांगसम कोण। अभी Q लिखना है तो Q बीच में आना चाहिए। तो बताओ कोण Q कैसे, यस, यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू पी। फिर ऐसे दूसरा एकांतर कोण कौन सा बन रहा है, देखो जैसे यहाँ S और Q बन रहा था, वैसे और कौन सा कोण है जो एकांतर कोण बना रहा है। पी ए आर तो कोण ही नहीं है बेटा, ये तो एक लाइन हो गया। कोण में क्या होता है, एल जैसा, एल बनना चाहिए, एल, उसको ही कोण बोलते हैं। पी ए आर तो एक सीधी रेखा हो गई, कोण थोड़ी है ये। देखो, एक एकांतर कोण पूछ रहा हूं तो जेड बनना चाहिए, जेड। एक कोण ऐसा होना चाहिए, दूसरा कोण ऐसा, दो कोण मिलके जेड बनना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक कोण ऐसे, दूसरा कोण ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, कोण एस और कोण क्यू लिया था। तो देखो, कोण एस ये रहा, कोण क्यू ये रहा, दोनों जेड जैसा बन रहा है, इसलिए ये एकांतर कोण है। मैं पूछ रहा हूँ वैसा और दूसरा कोण बता सकते हो, जैसे मैंने कोण एस और क्यू लिया था, ऐसे दूसरा कौन सा है जो जेड जैसा बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, चलो। देखो यहाँ पर ये कोण आर, ये रहा कोण आर, और ये इसका कोण पी। ये कोण आर और कोण पी देखो जेड जैसा आकार बन रहा है ना, इसके जैसा आकार बन रहा है, जेड जैसा, उल्टा जेड। कोण आर और कोण पी ये भी एक अंतर कोण हो गया। तो इसका कोण आर और इसका कोण पी, तो इसका कोण आर कैसे लिखेंगे, इसका कोण आर कैसे लिखेंगे, आर बीच में आना चाहिए। हाँ, हाँ, वेरी गुड, एस आर ए सर्वांगसम। तो कोण आर किसके बराबर था, कोण आर कोण पी के बराबर था। तो इसका पी लिख के लिखो, कोण पी कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कोण, हाँ क्यू पी ए लिखो या ए पी क्यू लिखें तो भी चलेगा, ठीक है क्यू पी ए लिख देता हूँ। ये दोनों, ये कोणों की ये दोनों जोड़ियाँ सर्वांगसम क्यों हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो हम लोग एकांतर कोण कसौटी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद में इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण के सर्वांगसम है, इसलिए दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए एस आर समरूप त्रिभुज ए पी क्यू। कारण क्यों समरूप है ये, को
कसौटी, दो कोण सर्वांगसम है ना, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के सर्वांगसम है। तो एक कोको कसौटी हो गया, कोको कसौटी हो गया। अब हमें देखो, हमें भुजा का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सब भुजा का अनुपात लिख देंगे। पहली भुजा AS, इसकी पहली भुजा AP, इसकी दूसरी भुजा SR, इसकी दूसरी भुजा PQ, इसकी तीसरी भुजा AR, इसकी तीसरी भुजा AQ। कारण क्या लिखेंगे, ये सब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर क्यों है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ कारण लिख देना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब यहाँ जो जो मान हमें दिया है वो लिख देते हैं। AS, देखो क्या दिया है, AS 5PQ के बराबर है। AS कितना है, 5PQ है। तो AS के जगह पे, एक सेकंड, कुछ यहाँ गलती हुई है बेटा, गलती जरा देख ले। समरूप लिखते समय संगति मिलाना बहुत जरूरी है। यहाँ देखो S की संगति किसके साथ है, Q के साथ है। तो S हमने सेकंड नंबर पे लिखा है, तो Q भी सेकंड नंबर पे आना चाहिए, है ना। तो ये नाम हमने गलत लिख दिया, इसको सुधार दे रहा हूँ मैं। S की संगति Q के साथ है, तो S सेकंड नंबर पे है, तो Q भी सेकंड नंबर पे ही आएगा, P नहीं आएगा सेकंड नंबर पे। फिर R देखो किसके बराबर है, P के, तो R तीसरे नंबर पे है, और ये R P के बराबर है, तो ये P भी R के जैसे तीसरे नंबर पे आएगा। तो QP लिख दिया, तो बचा क्या, A यहाँ पहले नंबर पे आएगा। तो ये गलत है, इसको आप सब, ये गलती यहाँ होना जरूरी भी था, ताकि आप समझ सको कि संगति बराबर ना लिखने से आगे आंसर नहीं आता है। तो अब संगत भुजा भी देखो बदल गई, ये भी, ये स्टेप भी कट करना पड़ेगा हमें। इसकी पहली भुजा AS है, फिर इसकी पहली भुजा AQ है, तो नीचे AQ आएगा। इसकी दूसरी भुजा SR है, और इसकी दूसरी भुजा QP है, तो नीचे QP आ जाएगा। फिर इसकी तीसरी भुजा AR है, उसकी तीसरी भुजा AP है, तो AR और इसका AP। कारण वही ऊपर जो हमने लिखा था, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब हम लोग मान डाल देंगे। देखो AS का मान कितना है, AS का मान 5AQ है, तो इस AS के जगह पे क्या आ जाएगा, 5AQ आ जाएगा, 5AQ। नीचे क्या था, नीचे AQ ही था, तो नीचे हम AQ ही लिखेंगे, क्योंकि AQ का मान यहाँ नहीं दिया है। देखो AR और AS का मान दिया है। आगे फिर देखो बराबर SR बटे QP है, तो बराबर SR का मान देखते हैं दिया है क्या, नहीं। SR का मान हमें ज्ञात करना है कि SR 5PQ है, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए SR वैसे का वैसे रहेगा। QP का मान, QP का भी देखो यहाँ पे मान नहीं दिया है, AR और AS का ही दिया है, तो नीचे जो QP है वो भी यहाँ नीचे वैसे ही QP ही रहेगा। फिर बराबर AR का मान कितना था, 5AQ था, तो इसलिए AR के जगह पे 5AQ आ जाएगा, सॉरी 5AP आ जाएगा। फिर नीचे क्या है, देखो नीचे AP है, तो हमें भी नीचे AP ही लिखना है। अब ध्यान से देखो, ये AQ कट गया, यहाँ पे AP कट गया, तो क्या है, देखो क्या बचा, ऊपर 5 बचा, नीचे सब कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा है, और ये SR बटे QP। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इससे ही हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो तिर्यक गुणा यदि करें तो देखो क्या होगा, 1 इंटू SR करेंगे तो SR ही आएगा। एक का गुणा किस में भी करते हैं तो वही चीज़ आती है। और ये क्या आएगा, 5QP, 5QP लिखो या PQ लिखो, बात एक ही है। तो 5PQ हो गया, और देखो ये सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था, SR बराबर 5PQ सिद्ध करना था, और ये मैंने SR बराबर 5PQ सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1.3 का आज मैंने आपको 2 सवाल बताया है, चौथा और पांचवा। मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने मन से एक बार अभ्यास करिए, देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। गलती होती है, वापस मेरा वीडियो देखो, अपनी गलती को पहचानो, उसको सुधारो।
इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। कितने लोग अटेंड किए थे लेक्चर? जल्दी आप लोग जवाब नहीं देते हो। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 लोग हैं। तो आज का लेक्चर 11 लोगों ने अटेंड किया, 11 पार्टिसिपेंट। हाँ, तो मैं दो सूचना दे रहा हूँ लेक्चर ये स्टॉप करने के पहले। पहली सूचना तो समय पर आप लोग लेक्चर ज्वाइन किया करो। दूसरा कि जब लेक्चर चल रहा है उसी समय आप अपना नाम और क्लास लिख के भी भेज दिया करो, तो आपकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगी इसमें। ठीक है?